अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ों, आपका अपना मेज़बान समझो यू के आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो मेरे अज़ीज़ों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाल हवेली रावलपिंडी और बुद्धा भाई की ज़िंदगी की कहानी इस लाल हवेली से कैसे मुंसलिक है और इसकी तामीर कैसे हुई। धनराज सहगल, जिसका ताल्लुक सहगल फैमिली से था, बहुत ही अमीर फैमिली थी। धनराज इंग्लैंड से बैरिस्ट्री की डिग्री लेकर वापस रावलपिंडी आया और एक शादी की महफिल में उसने इस बुद्धा भाई को डांस करते हुए देखा। चूँकि ये बहुत खूबसूरत औरत थी और धनराज सहगल इसे अपना दिल ले बैठा। बस फिर क्या होना था, उसकी याद में इसने लाल हवेली की बुनियाद रखी। हालांकि ये खुद एक शादीशुदा शख्स था और बुद्धा भाई एक हिंदू फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और ख़ुद ये मुस्लिम था। लेकिन इसने लाल हवेली की बैक साइड पर बुद्धा भाई के लिए मंदिर तामीर करवाया और अपने लिए या मुसलमानों के लिए इसने वहाँ मस्जिद तामीर करवाई। ये है असल कहानी लाल हवेली की, जहाँ आजकल हमारे सियासतदान शेख रशीद रिहाइश पजीर हैं। मज़ीद जानने के लिए मेरे पाकिस्तानी बहनों और भाइयों, आपने मेरी इस बायोग्राफी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है और अगर आपको यह पसंद आए, और मैं पूरी उम्मीद हूँ कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे, तो आपने इसे अपने अजीज़ व क़रीब में बढ़ चढ़ कर शेयर भी करना है। इसी के साथ मैं आपकी दुआओं से आपसे जा चाहूँगा। इमरान खान जिंदाबाद पाकिस्तान, बाय दफ़ा, थैंक यू। आज मैं सुनाऊंगा आपको एक कहानी, एक मोहब्बत की कहानी, एक ऐसी मोहब्बत जिसमें वफादारी थी, उसूल थे और कुछ और भी था, एक ना खत्म होने वाला इंतजार। आज की कहानी है एक तवाइफ की, एक रक्कासा की, जिसको अपने वक्त का एक हिंदू रईसज़ादा सियालकोट से यहाँ बुहड़ बाजार में लेके आया था। एक ऐसी तवाइफ जिसका एक झूठ उसे बहुत बड़ी जायदाद और वसी और ईज इलाके की मालिकन बना सकता था, लेकिन उसने सच को तरजीह दी और अपने मजहब को दुनियावी फायदे के लिए कुर्बान नहीं किया। ये कहानी है एक पुरस्रार हवेली की, जो जिन्नात की हवेली के नाम से भी जानी जाती थी और ये मशहूर था कि जो भी इसमें रहता है मर जाता है। इस कहानी का एक और बहुत अहम किरदार भी है, एक गरीब बच्चा। ये हवेली एक बच्चे का ख्वाब थी, एक ऐसा बच्चा जो इस हवेली के सामने वहाँ नीचे बैठ के किताबों का ठेला लगाता था और उस ठेले में बैठ के वो सोचा करता था कि एक दिन ये शानदार हवेली मेरी मिल्कियत होगी। इस वक्त में खड़ा हूँ इंतहाई तारीखी इमारत के अंदर, जो कि ना सिर्फ तारीखी है बल्कि इसकी सियासी अहमियत भी बहुत ज्यादा है। मैं यहाँ पर खड़ा उसी बुक स्टॉल वाले बच्चे का इंतजार कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब ने मुझसे वादा किया है कि आज मुझे वो उस बच्चे से जरूर मिलवाएंगे। कि उस बच्चे ने वो हवेली पा ली, बल्कि उसने वो मकाम पा लिया जो बहुत से लोग दिलों में हसरत लिए मर जाते हैं। तो मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, मैं पहले फरजंदे रावलपिंडी और उसके बाद फरजंदे पाकिस्तान शेख रशीद साहब की बात कर रहा हूँ। मैं छोटा था तो यहाँ नीचे किताबें बेचा करता, खोखा लगाता था। सिर्फ मुझे इजाजत दी हुई थी इसने उसने के ये यहाँ मेरे आगे बैठ सकता है, और किसी को इजाजत नहीं। इस हवेली से मेरा लिंक शुरू करा। मेरे ज़हन में थे कि मैं बड़ा होकर सियासतदान बनूंगा या सियासी बनूंगा, तो यहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाऊंगा। ये कहानी है एक तवाइफ के तायब होने की। ये कहानी है 1947 के पार्टीशन से पहले की। बैरिस्टर धनराज सहगल, जिसका ताल्लुक झेलम के एक अमीर और खुशहाल हिंदू घराने से था, लंदन से वकालत की डिग्री लेकर अपने शहर झेलम में नया वापस आया था। एक दिन वो एक शादी में शिरकत के लिए सियालकोट गया। उस जमाने में रईस घरानों की शादियों में तवाइफों का रक्स एक आम सी बात थी। उस शादी में एक खूबसूरत रक्कासा ने धनराज सहगल के सामने बहुत देर रक्स किया। जबकि वो 3 बच्चों का बाप था, उसकी शादी हुई भी थी, फिर भी वो उस कम उम्र हसीन नाचने वाले के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसके इश्क ने इतनी शिद्दत इख्तियार की कि धनराज सहगल ने इस रक्कासा को अपनी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल कर लेने का फैसला कर लिया। उस रक्कासा का नाम था बुद्धा बाई।
जो कि अपने ज़माने की हसीन तरीन औरतों में आती थी। बुद्धा बाई को धनराज सहगल अपने साथ सियालकोट से रावलपिंडी ले आया और उसके लिए बौहड़ बाजार रावलपिंडी में एक बहुत ही बड़ी हवेली बनाई जिसका नाम रखा गया सहगल हवेली। 1930 से 1940 के दरमियान बनाई गई इस हवेली को बहुत ही शानदार अंदाज में तामीर किया गया था। इस हवेली में महलों की तरह बड़े बड़े बुर्ज बनाए गए, लंबी राहदारियां, खूबसूरत दरवाजे, खिड़कियां और इंतहाई दिलकश दरीचे और झरोके। कश्मीर से लाए गए इंतहाई माहिर कारीगरों ने दरवाजों, बालकनीज, खिड़कियों और दरीचों पर इंतहाई नफीस नक्शो निगार बनाए। ज्यादातर फर्नीचर बहुत ही महंगी तैयार की लकड़ी से बनाया गया था जो आज भी अपनी असल हालत में बगैर घुन लगे मौजूद है। इमारत में पीतल और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया था। अल-मुख्तसर, धनराज ने इस हवेली की खूबसूरती के जरिए बुद्धा बाई से अपने वालिहाना इश्क का दीवाना वार इजहार किया था। आप यूं समझ लें कि धनराज ने मुगल बादशाह शाहजहां के मिसल अपनी मुमताज को यह हवेली मोहब्बत का तोहफा दी थी। धनराज और बुद्धा बाई लाल हवेली के सेकंड फ्लोर पर रहा करते थे जहां पर उसका बेडरूम अभी भी मौजूद है। इस हवेली में उन्होंने अपनी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दौर का आगाज किया और बुद्धा बाई की मोहब्बत में एक दूसरे के मजहब का एहतराम भी शामिल था। धनराज ने हवेली की पिछली साइड पर अपनी इबादत के लिए एक मंदिर बनवाया जबकि बुद्धा भाई के कहने पर एक मस्जिद भी बनवाई। धनराज की जिंदगी में आने के बाद बुद्धा भाई ने तमाशाइयों के लिए रक्स छोड़ दिया, बल्कि धनराज सहगल ने उसके लिए हवेली में एक पूरा फ्लोर बना दिया था जहां वो घंटों मौसीकी सुनती और रक्स करती थी। दोनों अक्सर कश्मीर की सैर को इसी गाड़ी पर जाया करते थे। उनकी जिंदगी बहुत ही खूबसूरत गुजर रही थी। दिन ईद और रातें शबे बारात की तरह होती थी। उन दोनों ने हमेशा साथ रहने के अहद पैमान भी बांधे, मगर किस्मत में कुछ और ही लिखा था। 1947 के शुरू में ही तहरीक आज़ादी अपने मुकम्मल जोबन पर आ चुकी थी। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में हिंदू, मुस्लिम और सिख फसादात की आग भड़क उठी थी जो रोज बरोज शिद्दत इख्तियार करती जा रही थी। इन हालात के पेश नज़र सहगल फैमिली ने पाकिस्तान को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ जाने का फैसला किया। धनराज सहगल ने भी मजबूरन अपनी सबसे कीमती चीज बुद्धा बाई को छोड़कर जाने का फैसला किया। वो सहगल हवेली जो बुद्धा बाई और धनराज के कहकहों से आबाद थी अब खामोश हो चुकी थी। धनराज के जाने के बाद बुद्धा बाई अपने भाई के साथ सहगल हवेली में अकेली रह गई और वो अपने दिन रात तन्हा इस हवेली के कमरों और वीरान राहदारियों में गुजारने लगी। कुछ लोग कहते हैं कि धनराज सहगल ने बुद्धा बाई से शादी कर ली थी। वो वैसे ही रह रही थी, वरना ये डाक खाना, ये जितनी प्रॉपर्टी है वो इक़्तिदार की उसकी वो मालिक हो। क्योंकि अगर बुद्धा बाई धनराज की बीवी होती तो वो एज अ वाइफ धनराज की रावलपिंडी की सारी जायदाद की मालिक होती। क़याम पाकिस्तान के बाद महकमा औक़ाफ़ ने धनराज सहगल की पीछे छोड़ी हुई जायदाद को अपनी तहवील में ले लिया और इब्तदाई तौर पर यह हवेली एक कश्मीरी खानदान को दे दी गई, जिसके जवाब में बुद्धा बाई ने अदालत से रुजू किया। अदालत का बयान मैंने अपने आप को बेड के ऊपर लगाया हुआ है। उसने एक तारीखी बयान दिया। जज ने एडजर्न किया, जज ने रोका 2 मिनट के लिए कि आप एक दफा फिर सोच लें। ये बड़े जालिम माहौल है, यहाँ पे दूर तक उसकी जायदाद है, आखिर हद नजर तक थी वो जायदाद की मालिक थी और अगर वो चाहती तो सारी जायदाद की मालिक हो। अगर बुद्धा बाई चाहती तो झूठ बोल सकती थी, अपने आप को वक्ती तौर पर हिंदू डिक्लेयर कर देती और फिर वो मुकम्मल लाल हवेली की ही नहीं बल्कि बौहड़ बाजार के एक बहुत बड़े इलाके की मालिक बन सकती थी। लेकिन उसने दुनियावी फायदे के लिए अपने मजहब को कुर्बान नहीं किया। हम उसे तवाइफ कहें, नाचने वाली कहें, कुछ भी कहें, लेकिन ये काम उसने बहुत ही कैरेक्टर वाला किया था। यहाँ तो लोग कुरान पाक की झूठी कस्में उठाकर दूसरे का माल और जायदाद सब हड़प कर जाते हैं। मौजूदा दौर में यह हवेली अपने असल साइज से काफी छोटी हो चुकी है, मगर 1947 से पहले इसके पीछे एक बहुत बड़ा सहन था जिसमें आजकल के कई घर शामिल हैं। ये हवेली बड़ी थी, काफी बड़ी थी। हमारे पास तो सिर्फ थोड़ा सा इलाका है सामने का और पीछे बहुत बड़ा सहन था और उसके पीछे बालकोनियां थी और उस सहन के बाद मस्जिद और मंदिर था। लोग उसके ठाट बाट देखकर यही समझते थे कि उसके पास बहुत दौलत है। बुद्धो लोगों का ख्याल था कि बुद्धो बहुत अमीर औरत है। वो दो शौकीन औरत थी, शाह खर्च थी, लेकिन
वो नॉर्मल औरत थी। क्योंकि बुद्धा बाई के पास उस जमाने में गाड़ी थी जब लोग टांगों पर घूमा करते थे। उसके पास बहुत ही बेशकीमत लिबास भी थे। ब्रांडेड शूज पहनना और साड़ी पहन के और जोड़ा पहन के वो बैठा करती शाल और कश्मीरी शाल भी लेती थी कभी कभी। यहाँ काफी सारा उसका सामान था। ऊपर सबसे ऊपर जहाँ मैं सोता हूँ, अपनी जूतियों का अलग कमरा बनाया हुआ था। उस घड़ी, जूती और हीरो का बड़ा शौकीन था, हीरो की जूतियों का। ब्रांडेड चीजों से वो बाहर नहीं गई। वो अपने वक्त का सबसे महंगा सिगरेट का ब्रांड पिया करती थी। सिगरेट वो सुबह से शाम तक पीती थी, 2 डब्बियां रोज पीती। अच्छा। जिस बालकोनी पे वो सिगरेट पीती थी, वो सामने वाली बालकोनी, जहाँ वो सिगरेट पीती थी वहां अब मैं ये सिगार पीता। सुबह में आता था तो वो देखती थी, स्कूल जाता था, वापसी का टाइम भी उसे मालूम था कि स्कूल से छुट्टी का टाइम, तो हंस के देखती थी और खाली डब्बियां इंतजार करती थी कि मैं स्कूल से आऊं, तो ऊपर से फेंकती थी।